तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की जो प्लॉइडी है वो है हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड होता है और ये मेल गैमेटोफाइट है। इसको मेल गैमेटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेल गैमेट होते हैं। ओके, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक स्फेरिकल शेप में होता है और 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, डायामीटर, ठीक है। और दो लेयर होते हैं इसके, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इंटाइन इज द इनर मोस्ट लेयर। तो एक्साइन की बात करें तो ये स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमको पता है। ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसको सहन कर सकता है। इट कैन विथस्टैंड विद देयर इफेक्ट्स। और ऐसा कोई एंजाइम, नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट, ऐसा कोई एंजाइम हमें नहीं पता है जो इसको डिग्रेड कर सके, ठीक है। और एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर, मतलब बीच बीच में ये डिसकंटिन्यूस लेयर है, बीच बीच में कुछ इसके पंचर टाइप का अपर्चर है, उसे हम जम्पोर कहते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि इंटाइन इसके थ्रू बनाता है पोलन ट्यूब, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट, ये तो जम्पोर है, यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है तो इंटाइन आराम से पोलन ट्यूब बना लेता है। अब बात करते हैं इंटाइन की। इंटाइन इज द इनर मोस्ट लेयर, ये थिन एंड कंटिन्यूस लेयर है जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड है। अब जो एक रफ डायग्राम के तौर से समझाता हूँ आपको, ये हमारे पोलन ग्रेन का रफ डायग्राम है। अब ये जो आउटर लेयर है ये तो है हमारी एक्साइन, एक्साइन ये है, लेकिन अब बीच में देखिए डिसकंटिन्यूस है, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पंचर हो रखा है, ये समझ लीजिए। तो इसको हम कहते हैं जम्पोर, जम्पोर। और उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है, जैसे कि ये होगी हमारी इंटाइन। सो पोलन ग्रेन अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू गिव राइज टू टू अनइक्वल सेल। पोलन ग्रेन में माइटोसिस हो जाती है जिससे वो दो अनइक्वल सेल को राइज करता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये एक हमारे पोलन ग्रेन का रफ डायग्राम है। ये पोलन ग्रेन है, ये दो वैक्यूल्स हैं और ये न्यूक्लियस है। तो माइटोसिस हुई इसमें, तो उसके बाद ये एक एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन हुई। आफ्टर दैट इसने माइटोसिस के बाद एक बना वेजिटेटिव सेल और एक बना जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा है साइज में और जो जनरेटिव सेल है वो छोटा है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं टू अनइक्वल सेल्स। ओके, तो एक बनता है वेजिटेटिव सेल जो कि बिगर इन साइज है, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा। उसके बाद इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, इसमें फूड रिजर्व होता है और इसमें इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। उसके बाद दूसरा सेल जो बनता है वो जनरेटिव सेल बनता है। ये स्मॉल इन साइज होता है, जैसा हमने इस डायग्राम में देखा कि ये इसका छोटा साइज है। और ये स्पिंडल शेप है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है और उसका भी एक न्यूक्लियस होता है। और ये जो वेजिटेटिव सेल है इसके साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है। अब एंजियोस्पर्म्स में एक बात ये होती है कि 60% ऑफ जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज पे शेड होते हैं, मतलब कि पोलन ग्रेन में क्या होगा, वेजिटेटिव सेल होगा और जनरेटिव सेल ही होगा। बाकी जो बचे 40% उसमें 3 सेल स्टेज होता है। 3 सेल स्टेज मतलब एक तो हो गया हमारा वेजिटेटिव सेल और दूसरे जो 2 सेल्स बचे, होता क्या है, जनरेटिव सेल में माइटोसिस हो जाती है जिसके कारण वो 2 मेल गैमेट में फॉर्म कर देता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं 3 सेल स्टेज। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलन एलर्जी। तो पोलन ग्रेन ऑफ सेवरल प्लांट में कॉज सेवरल एलर्जीज लीड टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स सच एज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। तो पोलन ग्रेन कुछ प्लांट का ऐसा होता है जो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर सकता है या सेवरल एलर्जीज कर सकता है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में जैसे आ गया हमारे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। उसके बाद एग्जाम्पल पार्थेनियम और कैरेट ग्रास came to India as a contaminant with important wheat causes pollen allergy। पार्थेनियम और ये जो कैरेट ग्रास ये एक ही है, पार्थेनियम बस इसका थोड़ा साइंटिफिक नेम है। ये इंडिया में आया एज अ कंटेमिनेंट जो कि इम्पोर्टेंट वीट से आया था, यूएसए से जो वीट आया था उसमें इंडिया में आ गया ये। तो इसमें हुआ क्या, ये वीट के साथ थोड़ा इसमें कंटेमिनेंट हुआ ये और ये एलर्जी कॉज करने लग गया। उसके बाद पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स पोलन प्रोडक्ट एज टैबलेट एंड सिरप्स, मतलब जो पोलन ग्रेन है ये न्यूट्रिएंट इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इन्हें पोलन ग्रेन को एज अ सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है इन फॉर्म ऑफ टैबलेट और सिरप। क्योंकि ये देखा गया है जो वहाँ के एथलीट्स हैं और हॉर्स रेस, जो हॉर्स में रेसिंग होती है हॉर्स की, उसमें उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने का काम आता है इन वेस्टर्न कंट्रीज टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस।
So the ability of pollen to germinate is called pollen viability. मतलब कि जो एंथर से पोलन ग्रेन हमारा जो रिलीज होता है, तो उसके एक पास एक लिमिटेड टाइम ही होता है कि उसको दूसरे प्लांट के या अपने खुद के प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करना पड़ेगा उसको फर्टिलाइज करने के लिए। अगर ये टाइम पीरियड इससे ज़्यादा हो गया तो पोलन नॉन फंक्शनल हो जाएगा या फिर पोलन डेड हो जाएगा, तो फिर वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। देयरफॉर द एबिलिटी ऑफ पोलन टू जर्मिनेट इज कॉल्ड पोलन वाइबिलिटी। जो पोलन वाइबिलिटी है इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वैसे तो बहुत फैक्टर्स होते हैं, बट जो मेन फैक्टर है वो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। ज़्यादा हाई ज़्यादा लो टेम्परेचर से पोलन ग्रेन डेथ भी हो सकता है या नॉन फंक्शनल भी हो सकता है। पोलन वाइबिलिटी वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। स्पीशीज से स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज की अलग अलग पोलन की वाइबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट इन केस ऑफ व्हीट राइस। जो व्हीट और राइस के पोलन की वाइबिलिटी होती है वो 30 मिनट होती है। मतलब एंथर से पोलन्स को निकलने के बाद 30 मिनट के अंदर किसी न किसी स्टिग्मा को फर्टिलाइज करना होगा तो ही आगे जाके वो जर्मिनेट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। सेवरल मंथ्स इन सम मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी, रोसेसी एंड लेगुमिनेसी। ये तीनों एक फैमिली है, अलग अलग फैमिली है प्लांट की, तो इनकी जो पोलन वाइबिलिटी होती है सम मंथ्स तक वैलिड रहती है पोलन वाइबिलिटी। It is possible to store pollen grains for years in liquid nitrogen at -196 degrees Celsius in pollen banks for later use in plant breeding programs। मतलब कि हम पोलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वो है -196 डिग्री सेल्सियस, वो भी लिक्विड नाइट्रोजन में। इससे क्या होगा कि पोलन के अंदर जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो सारे कम हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे या रुक भी सकते हैं, जिससे हम इसको बाद में प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड द प्रोसेस टू डू सच थिंग, मतलब द टेक्निक विच इज़ यूज टू स्टोर पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन फॉर ईयर्स इन -196 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन इसको हम कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे और कल की जो लेक्चर आएगा उसमें मेगास्पोरोजेनेसिस और पिस्टिल आएगा। For more such educational lectures, please subscribe to our channel Learning Concept with Shiv.